आपके बैकग्राउंड का आपके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। आप 10th 12th में राज्य मेरिट में थे कि मेरी तरह पास हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि अब आप कैसा करते हो। अगर आप पढ़ाई में एवरेज या ठीक रहे हैं या कमजोर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखना, इसका आगे के रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता। अगर आप अब साल भर का जो 1-1.5 साल का टाइम है उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो परसेंटेज के बेस पे तय नहीं होता। परसेंटेज के बेस पे तय होता तो मैं तो आज बोले कि बाठा उखूं तो बाठा तो को उखनी जाऊं तो खैर, लेकिन दूसरा काम कर रहा होता। परसेंटेज के बेस पे होता तो मेरी सच में कहीं नौकरी नहीं लगती। तो परसेंटेज के बेस पे आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हैं? और दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरे को याद नहीं होते, मैं कमजोर हूं, तो सच वाली बात सच सिद्ध हो जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी बड़े गहरे तरीके से बैठी हुई कि इन चीजों का आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो यूं है कि इस स्थान से कोई अपनी स्पीड जो लगाएगा ना, वो सफल होगा, भले 99% है, भले 49 है। तो आप अपना पास्ट भूल जाइए। आपके अधिक प्रतिशत का आपको गुरूर भी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। और अगर कम प्रतिशत रहे हैं तो उसकी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन किताबों का इनसे बहुत अधिक मतलब नहीं है। वो अप्रोच अलग थी, आगे पढ़ने की अप्रोच बिल्कुल अलग है। इसलिए आप बैकग्राउंड को सोच के बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं होता है। और मेरा क्या मानना है, अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को 3-4 बार समझ भी लेता है ना अच्छे से, तो उसको अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। हाँ ये ठीक है, कई बच्चों को 2 बार में ठीक ठीक याद हो जाता है, कई को 4 बार पढ़ना पड़ता है। बट 1.5 साल का समय इतना होता है कि आदमी 10 बार पढ़ सकता है। और एक ही विषय वस्तु को अगर अपन बार बार पढ़ते हैं तो एक ऐसी फेज आती है जब उसकी चीजें आपको याद हो जाती है। याद भी ऐसी होती है कि आपको ये तक पता चलता है कि आपके पेज के ऊपर के कोने पे ये बात लिखी हुई है, यहां तक चीजें याद रहनी शुरू हो जाती है। तो कमी परसेंटेज या उसकी या अपने दिमाग की नहीं है, कमी इस बात की है कि हम उसको बार बार पढ़ नहीं पा रहे और लगातार उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो तैयारियां शुरू कर लो। आप दिमाग में अगर ये बिठा लोगे ना कि 1.5-2 साल मुझे ढंग से मेहनत करनी है और 5-7 बार सिलेबस को बहुत तरीके से पढ़ना है और खूब अभ्यास करना, जो यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं उनका भी करना है और भी किताबें लाके मार्केट से और भी क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तब तो फीस भरना ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फालतू माँ बाप को गलत उम्मीदों में और गलत आशाएं मत बंधवाना। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोचिंग पड़ती है लाख रुपए में, क्योंकि मंथली खर्चा मान लो 12 महीने रहोगे करोगे, सीधी बात है, वो खर्चा पूरा काउंट करो, कोचिंग की फीसेस काउंट करो, आना जाना सब काउंट करोगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। हिडन खर्चे हैं सारे। भाई फीस जो लगती है वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। भाई हर महीने 5-6 हजार रुपये अपना रहने का इजीली खर्चा आता है। तो आप ये सोचिए कि अगर 12-14 महीने बैच चलता है तो 80,000 रुपये तो रहने करने का खर्चा हो जाता है, ये मिनिमम जरूरत है। फिर फीस भर लो, कोई बुकलेट ले आओ, कभी किताब लेके आओ, छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं। लाख रुपए का खर्चा है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होते। आप अगर घर वाले घर पे जाके ये कहोगे ना मुझे लाख रुपए की आवश्यकता है, भाई साहब वो कहेगा पढ़ना छोड़ दे, मेरे पास नहीं है नहीं, सच में नहीं है। लाए कहां से पैसे? लाख रुपए के लिए उसको अपना अनाज बेचना पड़ता है। लाख रुपए के लिए उसको अपना घर के कई सारे बाई प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, घी से लेके मतीरो से लेके ऊन से लेके बहुत सारी चीजें। लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को अपने कई सारे सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लाख रुपए के लिए कई दूसरे खर्चों में कटौतियां करनी पड़ती है कि यार अपने रहने दो, भेजने हैं बच्चे के हर महीने 5,000 रुपए, लाए कहां से? घर चलता है गांव में 3-4 हजार रुपए में। तो उस लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को आपका जो भी पीछे सपोर्ट सिस्टम है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम तो है, तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठ पाते, एक सिंगल डे नहीं बैठ पाते। घर से रुपए देने बंद हो जाते हैं ना, उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर पैक करके बस में बैठना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जीवन भर समान नहीं रहता समय, वो दौर कभी भी आ सकता है जिस दिन आपको कहा जा सकता है कि भाई पैसे नहीं है, सॉरी। क्योंकि ऐसी स्थिति समय पूछ के थोड़ी आता है कि मैं अब खराब समय शुरू हो रहा हूं, वो किसी भी मोड पे एक फोन से शुरू हो जाता है। तो वो 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहता हूं कि आप गांवों पर ढाणियों से आए हुए लोग हैं,
आप केवल आप नहीं, आप पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पूरे परिवार की उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए हुए हो कि एक लगेगा तब हम पीछे वाले को पढ़ा पाएंगे। तो उस सपनों के खातिर, उस 1 लाख रुपए के खातिर आप अपना बेस्ट देके एक परिणाम वापस गिफ्ट रूप में, दक्षिणा रूप में दोगे ना, तो उनको लगेगा जैसे जीवन धन्य हो गया। मैं जस्ट अभी अभी आ रहा हूं, मैं बीसू गया था। वहां पे एक बच्चा अपना मेरे पढ़ता था, मनोहर सिंह राजपूत, 39th रैंक है उसकी इतिहास में। अभी पूरे परिवार में पहली, घर पिताजी के परिवार में पहली नौकरी है। खुशी इतनी थी घर पे कि रात्रि में जागरण थी, सभी मेहमानों को बुलाया गया था और मुझे बच्चा स्पेशली कह के गया था, सर आपको आना ही है, मैं आप मेरे गुरुजी है, मैं आपसे पढ़ा हूं पूरा, सारी चीजें की प्लीज आपको कैसे भी करके आना है। तो मैं यहां से गाड़ी लेके बेसू गया था, लगभग 60-65 से ऊपर ही है, 70 किलोमीटर के आसपास है। मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके गया, छोटा सा गिफ्ट में एक पेन थी और एक सर्विस बुक थी। सर्विस बुक का महत्व आपको पता है? सर्विस बुक का महत्व ये है कि आप जैसे ही नौकरी ज्वाइन करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल कहेगा आप सर्विस बुक लाइए, भरनी पड़ेगी, और जब आप रिटायरमेंट होंगे तब वो सर्विस बुक आपको लास्ट साइन के साथ में सर्विस बुक साथ में रिटायर होती है। मतलब आगे के जीवन के 40 साल की नौकरी करो चाहे 30 साल की करो, एक ही सर्विस बुक रहती है पूरे जीवन। मैं वो सर्विस बुक उसको देखे आया, मैंने बेटा ये जीवन भर अब तेरे साथ रहेगी, और जब जब तू सर्विस बुक देखेगा तुझे मेरी याद आती रहेगी। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा और कोई कार्यक्रम था या केवल ये? तो सर केवल नौकरी का ही कार्यक्रम था, मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है, तो हमने पापा जी ने जागरण दिलवाई है, और आज जो है वो मेहमान आए थे, सभी मेहमान आए हैं, बस खुशी का माहौल है। हमने उसको साफा पहनाया, बड़ी भोजन वोजन किया, और उसके बाद में मैं सीधा चल के यहाँ आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। अब बताओ ये दोनों कितने गजब संयोग है कि एक सफलता प्राप्त की विद्यार्थी को सम्मानित करके एक उपहार देके जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो नए आकांक्षी सामने बैठे, सर हमें भी नौकरी लगना है। मैं उनके पिताजी की आंखों में देख रहा था, और पिताजी झुकने लगे, मैंने नहीं मैं तो आपका बेटा हूं। हो गए पूरी मारे बच्चेरी जो नौकरी लगी है गुरु थानो समर्पित है। अब आप सोचो कि शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन क्या होगा जब सीनियर सिटीजन, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग है, वो आपको अप्रिशिएट करें। मुझे ये लगता है कि उस बच्चे के कारण हुआ है। उसने सफलता दी तो सम्मान किसे मिला? मुझे मिला, एक गुरु को मिला। अगर वही बच्चा गलत काम करता तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। इसलिए मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूं, देखो पढ़ना करना सारी चीजें आप करिए, और अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपको भी गर्व होगा, आपके माता पिता को होगा, उससे भी अधिक गर्व हमें होता है। ये जो फीलिंग होती है, मैं उस जगह पे बैठे हम खाना खा रहे, तब मैं बात कर रहा था सब साथियों से, मैंने कहा एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है कि खुशी खुशी बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, 400-500 अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, बाकायदा टेंट लगाया जा रहा है, रात पूरी भजनियों ने भजन जो भी भजनी होते हैं उन्होंने भजन किए हैं। दिन में शुभ माने जाने वाले हमारे मंगनियार जो है वहां बैठे हैं। मंगनियार शुभ होता है, मंगनियार की अनुपस्थिति मानी जाती है अशुभ, मंगनियार का होना इस बात का संकेत होता है कि अशुभ नहीं होगा। वो दिन में वो कार्यक्रम चल रहा है, उस घर में विवाहिक माहौल चल रहा है। मैं यह आंखों से देख के आया, मुझे लगता है कि नौकरी कितनी जरूरी है। ये जीविका निर्वाह नहीं है, भूख कोई नहीं मरता, अपने बाप दादी नहीं मरे, नौकरी नहीं लगी हुई थी। प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का, और उसी के लिए हमें चाहिए ये सब। और अगर उसके लिए हम 2 साल समर्पित होकर नहीं काम करते हैं तो फिर धूड़ है पूरी बड़ाई पे, धिक्कार जैसे कहते हैं, हिंदी में धूड़ कहते हैं अपने मारवाड़ी में। तो मैं आप सभी को यही बात समझाने आया हूं कि कोचिंग जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है पढ़ना।